नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे देखेंगे। जैसा आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं हर महीने की जो आपकी मंथली मैगजीन्स आती हैं उनके समसामयिक की सवालों को, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो MCQ से हों चाहे वो आपकी पूरी थ्योरी के हों, उनको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं मैगजीन से बन जाते हैं। आज की वीडियो में जो आपकी लेटेस्ट मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण की सितंबर 2025 की, उसके MCQs हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने करंट अफेयर की हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, जिसमें हमने उत्तराखंड की करंट अफेयर की मास्टर वीडियोस को भी कवर किया है, चाहे वो विंसर 2025 हो या परीक्षावाणी समसामयिकी 2025 हो या फिर पिछले कुछ महीनों के जो प्रतियोगिता दर्पण है, ज्ञान दर्पण है, सक्सेस मिरर है, यानी जो मंथली मैगजीन्स हैं उनके समसामयिकी हों, प्लेलिस्ट में जा करके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, समाचारों की सुर्खियों में रहे शुभांशु शुक्ला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन यहाँ पर गलत है। पहला, वे एक निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम मिशन 4 पर 25 जून 2025 को अंतरिक्ष में गए थे। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे पिछले कुछ महीनों में शुभांशु शुक्ला। ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है ISS हम जिसको कहते हैं, इस पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे जो 1984 में गए, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है इस पर जाने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। इनको लेकर के सवाल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये किस मिशन के तहत गए, तो एक्सियोम मिशन 4 आपने ध्यान रखना है। 25 जून 2025 को ये यहाँ से निकले थे। 26 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुँचे थे। ठीक है। दूसरा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों के पायलट हैं। सेकंड वाला कथन आपका गलत है। जो शुभांशु शुक्ला हैं, ये जो फाइटर प्लेन्स हमारे होते हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनके पायलट हैं, न कि मालवाहक विमानों के। सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 20 दिन बिताए। देखिए, इनका जो मिशन था, जब ये शुरू हुआ, ये मिशन इनका 14 दिन का था। ठीक है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण मिशन को थोड़ा आगे बढ़ाया गया और यह मिशन इनका लगभग 20 दिन तक चला, जिसमें 18 दिन लगभग ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे रहे और 2 दिन इनको आने जाने में लगा। तो 20 दिन के आसपास इनका ये पूरा मिशन चला। तो ये वाला भी आपका सही है। केवल आपका कौन सा गलत था? बी वाला गलत था। इनके साथ 3 और यात्री गए थे, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। इनके साथ कौन कौन गए थे? इनके साथ एक थी अमेरिका की पेगी विट्सन, उनका नाम ध्यान रखेंगे। एक थे पोलैंड के सल्वेस, एक थे हंगरी के टिबोर कापू। ये 3 लोग और गए थे। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, जिस दल के साथ ये गए थे उस दल का नेतृत्व किसने किया? तो जो अमेरिका के थे पेगी विट्सन, उन्होंने किया था। ठीक है। 25 जून को ये गए थे और 15 जुलाई को वापस धरती पर लौट आए थे। अगला, भारत की ऐसी पहली अभिनेत्री जिसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार के लिए चुना गया है। देखिए, भारत की पहली अभिनेत्री जिसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार के लिए चुना गया, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। देखिए, जो ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है, बेसिकली अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक प्रतिष्ठित रोड है, वहां पर एक साइड वॉक है वहां पर, जहां पर जो दुनिया भर के मनोरंजन उद्योग में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनके नाम से एक स्टार वहां पर बनाया जाता है। लगभग 2500 से ज्यादा जो कलाकार हैं, उनके नाम वहां पर अभी अंकित हैं। पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है दीपिका पादुकोण, जिनके नाम का स्टार वहां पर लगाया जाएगा सन 2026 में। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सम्मान है, काफी इंपॉर्टेंट ये हुआ है जो पहली बार किसी भारतीय अभिनेत्री को मिला। ठीक है। ऑप्शन ए। अगला, भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहां पर आयोजित किए जाने की घोषणा करी गई? देखिए, देश का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यह होगा, कहां पर होगा ये घोषणा करी गई थी आपके कि ये आपके डल झील श्रीनगर में होगा। अगस्त 2025 में ये हो चुका है।
कहां पर हुआ? डल झील, श्रीनगर। ठीक है, घोषित पहले हो गया था कि यहां पर होगा। सवाल बन सकता है देश के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स वाटर फेस्टिवल जो था वो कहां पर हुआ? आप कहेंगे श्रीनगर में हुआ, डल झील में हुआ। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जो पदक जीते वो मध्य प्रदेश ने जीते थे। ठीक है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 6 देशों के नाम दिए गए हैं। पीएम मोदी द्वारा जुलाई 2025 में उपयुक्त में से किन देशों की यात्रा करी गई? देखिए, पीएम मोदी 2 तारीख से लेकर के 9 जुलाई तक 2025 में विदेश दौरे पर रहे। इन 7 दिनों की यात्रा में वे कितने देशों में गए? 5 देशों में गए, जिसमें सबसे पहले वे किस देश में गए? सबसे पहले वे घाना में गए, घाना के बाद वे त्रिनाद एंड टोबैगो में गए, फिर अर्जेंटीना में गए, उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील और फिर अंत में नामीबिया। ये 5 देशों में वो गए। चिली को छोड़ करके, यानी एक को छोड़कर बाकी सारे आपके सही हैं। 2, 3, 4, 5, 6 आपका सही विकल्प होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, जुलाई 2025 में जारी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है, जो विश्व के शक्तिशाली पासपोर्टों की रैंकिंग यहां पे जारी करता है, इसने अपनी जो रैंकिंग जारी करी थी इसी साल जनवरी 2025 में करी थी। अब इसने एक नई रैंकिंग जारी करी है, एक और रैंकिंग जारी करी है जुलाई 2025 में। आपको दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए पहले देख लेना वो किस महीने की पूछ रहा है। जनवरी 2025 में जब इसने अपनी रिपोर्ट जारी करी, उसमें भारत का स्थान 85वां था। ठीक है, और अब जो इसने जारी करी है उसमें 8 स्थान का सुधार हुआ है और भारत 77वें स्थान पर आ गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यानी जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसके जो सबसे नवीन इंडेक्स आया है, सबसे नवीनतम रैंकिंग आई है, उसमें भारत 77वें स्थान पर मौजूद है। ठीक है, बेसिकली पासपोर्ट इंडेक्स में इस आधार पर रैंकिंग तय की जाती है कि किस देश के पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं, यानी जाते ही उनको ऑन द स्पॉट वीजा मिल जाएगा। तो ऐसे देश हैं 59 जिन पर अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर भारत की रैंकिंग क्या है? 77। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 193 देशों में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। ठीक है, अगला, 1 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय खेल नीति 2025 निम्न में से किन स्तंभों पर आधारित है? देखिए, सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जुलाई में खेल नीति को, राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी गई, यानी इसे घोषित किया गया। यह आपके 1 जुलाई 2025 को आई। ठीक है, इसे राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के नाम से जानते हैं। यह खेल नीति किस वर्ष की खेल नीति को रिप्लेस करेगी? इसने 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति को रिप्लेस किया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट घटना तो यह हो गई कि नई राष्ट्रीय खेल नीति आ गई है जो 2001 की खेल नीति का स्थान लेगी। जो 2025 की यह खेल नीति है, यह 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। 5 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज। ठीक है, दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल। ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा, सामाजिक विकास के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। चौथा, मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए खेल इसके स्तंभों में शामिल नहीं है। पांचवा है जन आंदोलन के रूप में खेल, ये इसमें इसके स्तंभों में शामिल है। स्पोर्ट्स एज ए पीपुल्स मूवमेंट, यानी जन आंदोलन के रूप में खेल। और अंत में शिक्षा के साथ एकीकरण, इंटीग्रेशन विद एजुकेशन। ठीक है, तो ये 5 स्तंभ है, चौथा वाला छोड़ करके। आपके सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 5, 6। 1, 2, 3, 5, 6 यहां पर है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, नई राष्ट्रीय खेल नीति कब आई? 1 जुलाई 2025। किसका स्थान लेगी? 2001 की खेल नीति का स्थान लेगी। इसमें कितने प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं? 5 प्रमुख स्तंभों पर यह आधारित है। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, जन आंदोलन के रूप में और शिक्षा के साथ खेल। ठीक है, अगला है हमारा, हाल ही में भारत के मराठा सेना परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया। यह मान्यता प्राप्त करने वाली देश की कौन सी संपत्ति है? देखिए, हाल ही में जो मराठाओं के परिदृश्य थे, सैन्य परिदृश्य यानी जो उनके किले थे, उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, लगभग 12 जो किले हैं वो महाराष्ट्र में और एक किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे
जिंजी किला कहते हैं, वो तमिलनाडु में है। इन 13 किलों को एक ही स्थल के रूप में शामिल किया गया। मराठाओं के ये सैन्य किले थे। इनको 44वें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के रूप में भारत के ओर से शामिल किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यानी अब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, विश्व विरासत सूची है, उसमें जुलाई 2025 के अंत तक भारत से कितने स्थल शामिल हैं? 44 स्थल शामिल हैं। इनमें से कितने हैं जो सांस्कृतिक स्थल हैं? इनमें से सांस्कृतिक स्थल आपके 36 हैं। ठीक है, जो ये मराठाओं के सैन्य परिदृश्य यानी उनके किलों को शामिल किया गया, वे सांस्कृतिक स्थलों की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा 7 जो हैं वो प्राकृतिक स्थल हैं, जिसमें आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वन्यजीव अभयारण्य है, सुंदरवन डेल्टा उसमें आ जाता है, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो भी इसी में शामिल है। और एक जो है वो मिश्रित स्थल के रूप में शामिल है। जो एकमात्र है उसका नाम क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम का है। ठीक है, अगला, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2025 के विजेता कौन रहे? जो विंबलडन 2025 हुआ है ग्रैंड स्लैम, देखिए ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं, यहां से आपके पास सवाल बनते रहते हैं। 2025 में अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। 3 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हुए हैं? देखिए टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है आपका फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन और एक होता है आपका यूएस ओपन। ठीक है, तो अभी ये शुरुआत के 3 हो चुके हैं 2025 में, यूएस वाला अभी चल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, यहां पर पुरुषों में कौन जीते थे? पुरुषों में यानिक सिनर जीते थे। ठीक है, महिला में कौन जीती थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैडिसन कीज जीती थी। फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्करेज यहां पर जीते पुरुषों में। महिलाओं में कोको गाफ यहां पर जीती। और विंबलडन की बात करते हैं, जो हमसे सवाल पूछा गया है। विंबलडन में पुरुषों में यानिक सिनर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते, वे दोबारा से यहां पर जीते। तो इसके विजेता कौन है? यानिक सिनर, ऑप्शन बी। ठीक है, महिलाओं में विंबलडन किसने जीता? ईगा स्वियातेक ने जीता। ठीक है, जो पोलैंड की है। तो पूछे जाते हैं विजेता, हमने तीनों ग्रैंड स्लैम के विजेताओं को देखा। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और विंबलडन ओपन है, दोनों में यानिक सिनर जीते। फ्रेंच वाला कार्लोस अल्करेज जीते। ठीक है, महिला एकल तीनों में अलग अलग जीते। ऑस्ट्रेलिया में मैडिसन कीज, फ्रेंच में कोको गाफ और विंबलडन में ईगा स्वियातेक। ठीक है, अगला, जुलाई 2025 में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सही सुमेलित है। 2025 जुलाई में राज्यों में नए राज्यपाल यहाँ पे नियुक्त किए गए। इनके अलावा कुछ राज्यपालों का स्थानांतरित किया गया, उनका ट्रांसफर किया गया। ऐसे ही 3 प्रमुख राज्यपाल आपको दिए गए हैं। पहला असीम कुमार घोष, इन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। पहला बिल्कुल सही है। पुष्पपति अशोक गजपति राजू, ये कहाँ के बने हैं? गोवा के राज्यपाल बने हैं, ये भी सही है। कविंद्र गुप्ता, ये लद्दाख के बने हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 14 जुलाई 2025 को इनकी नियुक्तियों की घोषणा करी गई थी। ठीक है, इसके अलावा हरिबाबू कंबमपति मिजोरम के राज्यपाल थे, अब उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे, बिहार के राज्यपाल थे, अब उनको केरल का राज्यपाल बना दिया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अब बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, यहां पर आपके तीनों सही सुमेलित हैं। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। पहला गलत है, 5 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही है, आपको सही ही पूछा है, यही आपका उत्तर है। तीसरा, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी न्यूजीलैंड के द्वारा करी गई। देखिए, जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है, इसका आयोजन यूएनईपी करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हर साल इसे किसी न किसी एक देश की मेजबानी में आयोजित किया जाता है। इस बार का जो मेजबान देश था वो साउथ कोरिया था। ठीक है, दक्षिण कोरिया। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस 1983 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह 1972 से मनाया जाता है। ठीक है, अगला, समाचारों की सुर्खियों में रहा त्रिग्रहीय संकट ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस में कौन शामिल है? में शामिल कौन है आपने बताना है। ठीक है, इसे शामिल करना।
तो देखिए जो त्रिग्रहीय संकट है, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस जिसमें कहा गया है, इसमें 3 बड़े संकटों को शामिल किया गया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा जैव विविधता हानि और प्रदूषण एवं अपशिष्ट को शामिल किया गया है। इन्हीं तीनों को त्रिग्रहीय संकट कहा जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, जिसमें पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, मौसम के जो पैटर्न है वो लगातार बदल रहे हैं, समुद्र का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। जैव विविधता हानि यानी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अलग अलग प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जिससे जो ग्रह का जैविक संतुलन है वो यहाँ पे बिगड़ रहा है। और तीसरा है प्रदूषण और अपशिष्ट यानी पॉल्यूशन एंड वेस्ट। ठीक है, इन्हीं तीनों को कहा गया है त्रिग्रहीय संकट। इन्हीं तीनों से मुख्य तौर पर निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया 2030 तक के लिए। ठीक है, यहां पर आपका क्या आंसर होगा? पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यूएन महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह प्रणाली स्वदेश में विकसित करी गई है। जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, पहला सही है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से युक्त है। बेसिकली ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर कई सारी मिसाइलें लगी हुई हैं, ताकि अगर कोई भी बाहर से या दुश्मन की कोई भी मिसाइल भारत पर आती है, ये सतह से ही उसको मार गिराए। तो इस पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हुई हैं। ठीक है, यह प्रणाली भारतीय सेना की 3री और 4थी रेजिमेंट का हिस्सा बनेगी, ये भी सही है। इस प्रणाली का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन सिंदूर में बेसिकली 2 मुख्य एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, एक S-400 और दूसरा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आपको पूछा है इनमें से कितने कथन सही हैं? आपने कहा सभी 4 कथन सही हैं। भारत कच्चे तेल की अपनी घरेलू आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात करता है? देखिए, कच्चे तेल का जो हमारा क्रूड ऑयल है, भारत आधे से ज़्यादा बाहर से ही मंगाता है। अपना जितनी हमें ज़रूरत है इसका 85% हम बाहर से मंगाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारतीय मूल के सभी खान को किस अमेरिकी कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी COO जुलाई 2025 में नियुक्त किया गया? तो देखिए, सभी खान किसके चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर यहां पर बने हैं, मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं? ये बने हैं एप्पल कंपनी के। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो पेरू में है, इसका क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र भारत में कहां पर स्थापित किए जाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान करी है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है ये आपके पेरू देश में पड़ता है। इसका एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भारत में खुलेगा जिसे मंजूरी दी जा चुकी है, ये आपके आगरा में खुलेगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम आलू के वैश्विक उत्पादन की बात करते हैं, आलू का जो टोटल पूरी दुनिया में जितना आलू होता है उसका लगभग 14% हिस्सा कहाँ होता है? अकेले भारत में होता है। वैश्विक उत्पादन में आलू के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चीन है जो पूरी दुनिया का लगभग 25% आलू उगाता है। ठीक है, भारत के बाद तीसरे नंबर पे यूक्रेन आता है और फिर रशिया आता है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी कंपनी 9 जुलाई 2025 को विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई थी? देखिए, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी ये बनी थी, यानी जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गया था, सबसे ज्यादा हो गया था दुनिया में। कंपनी का नाम है एनवीडिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक बहुत ही बड़ी सेमीकंडक्टर बेस्ड ये कंपनी है, सेमीकंडक्टर की कंपनी है जो कई सारे जो प्रोसेसर्स हैं, जो चिप्स हैं, उनको बनाती है। ठीक है, जुलाई 2025 में इसका जो मार्केट वैल्यू था वो $4 ट्रिलियन, कई सारे देशों की जो टोटल इकोनॉमी है, वहां की जो जीडीपी है, उससे भी ज्यादा इसकी मार्केट वैल्यू हो गई थी, $4 ट्रिलियन। नंबर 2 पे इसके बाद कौन है वर्तमान में? माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, भारत में निम्न में से कितने कैरेट के स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाना अनिवार्य है?
तो भारत में कितने कैरेट के गोल्ड जो आप ज्वेलरीज लेते हैं उस पर हॉलमार्क लगाना अनिवार्य है? पहले ये था कि आप 14 कैरेट, 18 कैरेट और 20, 23, 24 किसी भी कैरेट का ले, 14 से ऊपर का, तो आपको हॉलमार्क लगाना अनिवार्य था। ठीक है, अब 9 कैरेट को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसने 18 जुलाई को यह घोषित किया कि 9 कैरेट का भी अब हॉलमार्क लगेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? देखिए, उत्तराखंड में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन आपके 19 जुलाई 2025 को हुआ उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बेसिकली देखिए, 2023 में उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था। ठीक है, 2023 में उसे आयोजित किया गया। वहां पर कई सारे जो एमओयू थे, जो हस्ताक्षर थे, वो हुए थे। उनमें से 1 लाख करोड़ के जो एमओयू थे, यानी जो निवेश था, वो उत्तराखंड में हो चुका है ऑन ग्राउंड। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में यह उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव के जो मुख्य चीफ गेस्ट यहां पर रहे वो गृह मंत्री अमित शाह थे। ठीक है, अगला, ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में किस शहर में हुआ? अभी हमने ऊपर देखा कि पीएम मोदी ने जुलाई में 5 देशों की यात्रा करी थी, उसमें वे ब्राजील भी गए थे। वहीं पर उन्होंने 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था। जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इससे पहले वाला जो 16वां था वो रूस के कजान में हुआ, और इसके बाद वाला जो 18वां होगा वो अगले साल 2026 में भारत में होगा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। कई बार जो ऐसे संगठन होते हैं उनका विश्व में कितना हिस्सा है वो पूछ लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स दुनिया की कितनी फीसदी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कितनी फीसदी जनसंख्या का ये संगठन है, और 48.5% पॉपुलेशन। ब्रिक्स देशों के पास कितनी फीसदी भूमि है? लगभग 36% भूमि दुनिया की इन्हीं देशों के पास है। कितनी परसेंट जीडीपी है ब्रिक्स देशों की? लगभग 38%। और कितना परसेंट का व्यापार ये लोग करते हैं जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं? लगभग 24% का व्यापार। ठीक है, पूरी दुनिया में यानी कि जो 100% व्यापार है उसका 24% व्यापार अकेले ब्रिक्स देशों के द्वारा होता है। तो ऐसे सवाल आपसे बन जाते हैं। ठीक है, ब्रिक्स में अब कितने सदस्य शामिल हैं? ब्रिक्स जब बना था शुरुआत में तो इसमें भारत, रूस, ब्राज़ील, चाइना ये शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। फिर 2023 में जो अफ्रीका में हुआ था शिखर सम्मेलन 15वां, उसमें इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी, यूएई, इन सबको शामिल यहाँ पे किया गया। ठीक है, और फिर इंडोनेशिया शामिल हुआ। वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल 11 देश शामिल हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। हमने कोशिश करी एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ हम देखें, कॉन्सेप्ट के साथ देखें, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे एक साथ क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।